हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आरबीआई। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशमेंट होता है 1 अप्रैल 1935 में। एक्ट था इसका आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से। इसकी सिफारिश 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने इसकी सिफारिश दी थी। रॉयल कमीशन बोल सकते हैं, इसको शाही आयोग बोल सकते हैं, तीनों एक ही बात है। 1930 में सेंट्रल बैंक की जांच समिति हुई थी। उसके अंदर इसकी कैपिटल 5 करोड़ रुपये गई। 5 करोड़ की कैसे थी आप समझ लीजिए। 5 लाख शेयर थे, इसमें एक शेयर 100 रुपये का था, तो 5 लाख शेयर हो गए, 1 रुपये 100 रुपये के हिसाब से 5 करोड़ की कैपिटल होगी। कैपिटलाइजेशन ऑफ आरबीआई जैसे हमने कल पढ़ा था, कैपिटलाइजेशन मतलब कल अपने से हाँ कैपिटलाइजेशन ऑफ आरबीआई 1 जनवरी 1949 में। एक्ट आरबीआई रेगुलेशन एक्ट 1949 में। आरबीआई एक्ट 1949 के हिसाब से इसका कैपिटलाइजेशन 1 जनवरी 1949 में इसका हो गया था। और आरबीआई इज ऑटोनोमस बॉडी। आरबीआई ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी होती है जो किसी के अंडर काम नहीं करती, खुद काम करती है। कोई गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, किसी के अंडर में नहीं है। आरबीआई खुद है, अपने आप काम करे। जैसे बैंक होते हैं, बैंक सब आरबीआई के अंडर में होते हैं, तो ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। आरबीआई किसी के अंडर में काम नहीं करती। हाँ, बस किसी चीज़ में ये गवर्नमेंट की राय ले लेती है, लेकिन ये नहीं है कि गवर्नमेंट के अंडर में आती है। आरबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसमें जैसे कि आपने लिख रखा है, परंतु जनहित में सरकार द्वारा आरबीआई को दिशा निर्देश दिया जा सकता है। तो जो जनहित में सरकार आरबीआई को दिशा निर्देश दे सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आरबीआई सब चीज़ बैंक से पूछ के ही, उस बैंक नहीं, गवर्नमेंट से पूछ के ही करेगा सारी चीज़। आरबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, अपने आप करेगा वो सब चीज़। आरबीआई का हेड ऑफिस फर्स्ट कोलकाता में रखा गया था 1935 या 37 में। 1935 से 37 तक इसका हेड ऑफिस कोलकाता में था। उसके बाद इसको 1937 से मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया। और आज जब तब 1937 से लेकर आज तक के मुंबई में ही है इसका हेड ऑफिस। आरबीआई का लोगो जैसा आप सब जानते हैं, एक पाम ट्री और एक बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर और एक पाम ट्री इसके लोगो में है। मैनेजमेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मैनेजमेंट संभालते हैं आरबीआई का। आरबीआई में टोटल 21 मेंबर होते हैं। एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 4 बोर्ड, एरिया बोर्ड के निर्देशक जो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, इसके जो 4 बोर्ड हैं, सब पे चारों पे एक एक इसके एरिया बोर्ड के निर्देशक होंगे। 2 फाइनेंस मिनिस्टर के, तो फाइनेंस मिनिस्टर के लोग होंगे, और 10 गवर्नमेंट अपॉइंट करें, गवर्नमेंट के लोग। तो ऐसे करके टोटल आरबीआई के 21 मेंबर होते हैं। आरबीआई के गवर्नर की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर था ऑसबोर्न स्मिथ, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर था सीडी देशमुख। फर्स्ट गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ, फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट सीडी देशमुख, और फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट के बाद जो पहला गवर्नर बना वो तो सीडी देशमुख। लेकिन चीज़ें नोटिस कर लीजिएगा, गवर्नर से वित्त मंत्री बनने वाले पहले थे सीडी देशमुख और दूसरे थे मनमोहन सिंह। वित्त मंत्री जानते हो, फाइनेंस मिनिस्टर। तो गवर्नमेंट से फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले सीडी देशमुख और मनमोहन सिंह थे। गवर्नर से पीएम बनने वाले एकमात्र अपने मनमोहन सिंह थे। आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल 3 साल का होता है, और इसे 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसकी योग्यता के बारे में एक फिक्स प्रावधान नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर को। ये फाइनेंस मिनिस्टर की सिफारिश पर पीएम द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका 3 साल इसका कार्यकाल होता है, इसको 3 साल तक और बढ़ाया जा सकता है। इसका कोई योग्यता का फिक्स कार्यकाल नहीं है। इसे कोई फाइनेंस मिनिस्टर जो सिफारिश करता है, उसकी सिफारिश पर पीएम द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। आरबीआई का वर्क क्या होता है? आरबीआई का वो वर्क होता है नोट निर्गमन करना। तो नोट प्रिंट करना। प्रिंटिंग नोट्स आरबीआई का काम है। 2 रुपये से 2000 तक के सभी नोट्स आरबीआई ही छापता है। आरबीआई का छापने का काम है। 1 रुपये मिनी फाइनेंस मिनिस्टर छापता है। जो 1 रुपये का नोट होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर छापता है, और 1 रुपये के नोट पे वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। और ये अपने जो नोट होते हैं उन पर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नोट्स 10,000 रुपये का मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता है नोट से। 10,000 से ऊपर नोट नहीं निकाल सकते, कम के निकाल सकते हो आप। 10,000 से ऊपर के नोट नहीं निकाल सकते। कॉइन गवर्नमेंट बनाती है। अभी एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जो भी कॉइन्स होते हैं वो गवर्नमेंट छापती है, आरबीआई नहीं छापती। आरबीआई सिर्फ नोट छापती है। और जो भी 1 रुपये का नोट जो फाइनेंस मिनिस्टर छापता है, फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर छपता है 1 रुपये का नोट। और 1 रुपये से बड़े नोट आरबीआई के अंडर छपते हैं। और जो कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स सारे आरबीआई नहीं छापती। कॉइन्स का काम छापने का काम गवर्नमेंट का होता है। मैक्सिमम एक कॉइन की वैल्यू 1000 रुपये हो सकती है, ज़्यादा कॉइन की वैल्यू नहीं हो सकती। कोइन एज एक्ट 2011 कोइन का एक एक्ट है, कोइन एज एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग सिक्कों में पेमेंट ओनली 1000 रुपये तक ही करा जा सकता है। आप किसी दुकान पे जाते हैं, आप ओनली सिक्कों में पेमेंट करते हैं, तो आप 1000 रुपये ज़्यादा नहीं कर सकते। 1000 रुपये तक का
को एक्ट है, 1000 रुपये तक अगर आपको मना करता है कोई दुकानदार तो आप उस पर केस कर सकते हो। 1000 रुपये से ऊपर मना करता है तो आप उस पर केस नहीं कर सकते, सामने वाले की मर्जी है। नोट्स और कॉइन्स लीगल टेंडर मनी होती है। जो नोट्स और कॉइन्स गवर्नमेंट ने लीगल कर रखे हैं और बता रखा है भाई ये कॉइन मार्केट में चलेंगे, वो लीगल टेंडर मनी होती है। कॉइन्स लिमिटेड होते हैं, आप कॉइन्स में लिमिटेड पेमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप कितने पैसा कॉइन में पेमेंट कर रहे हो। और नोट्स और कॉइन दोनों मिला के, मतलब आप नोट मिला रहे हो और कॉइन मिला रहे हो, दोनों मिला के आप अनलिमिटेड पेमेंट कर सकते हो, जितना आपकी मर्जी हो। सामने वाला मना नहीं कर सकता कि मैं इतना पेमेंट नहीं लूँगा, ये भी आप ये पेमेंट में नहीं लूँगा। गवर्नमेंट ने इसको लीगल कर रखा है, आप किसी को भी दे सकते हो। प्रिंटिंग प्रेस, और सीधी सी बात है, नोट छपते होंगे कहीं छपते होंगे, कॉइन छपते हैं कहीं छपते होंगे। तो जहाँ कॉइन छपते हैं उनको मिंट बोलते हैं, जहाँ नोट छपते हैं उनको प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं। तो इसके प्रिंटिंग प्रेस याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। तो M से मैसूर, मैसूर कर्नाटक में छपते हैं, S से सालबानी वेस्ट बंगाल में, D से देवास MP में, और N से नासिक महाराष्ट्र में। ये 4 जगह हैं जहाँ पे नोट्स प्रिंटिंग प्रेस से नोट्स छपते हैं। और मिंट मुकेश का हाउस नंबर, एक ट्रिक है इसको याद कर लीजिएगा, मुकेश का हाउस नंबर। M से मुंबई, K से कोलकाता, H से हैदराबाद और N से नोएडा। ये 4 जगह हैं मिंट है, यहाँ पे कॉइन्स बनाए जाते हैं अपने इंडिया के। सिक्योरिटी पेपर प्रिंटिंग मिल हैदराबाद MP में है, सिक्योरिटी पेपर प्रिंटिंग मिल। और नोट प्रिंट करने का सिस्टम 1956 से स्टार्ट हुआ था। 1956 से पहले नोट प्रिंट करने का सिस्टम नहीं था अपने पास, 1956 से नोट प्रिंट करने का सिस्टम स्टार्ट हुआ। MRS मिनिमम रिजर्व सिस्टम, 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व सिस्टम रखना पड़ता है इसको। इसमें 115 करोड़ के तो गोल्ड और 85 करोड़ की ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखना कंपलसरी है। सिंबल ऑफ रुपीज़, जैसे हम देख लें सिंबल ऑफ रुपीज़ क्या होता है। 2010 में डी उदय कुमार द्वारा इसकी रचना की। सिंबल अडोप्ट करने वाला 5th कंट्री थी इंडिया सिंबल अडोप्ट करने वाली 5th कंट्री थी। फर्स्ट अमेरिका ने डॉलर अडोप्ट किया, सेकंड जापान ने येन अडोप्ट किया, यूरोप ने यूरोप अडोप्ट किया, ब्रिटेन ने पाउंड अडोप्ट किया, और 5th में इंडिया ने रुपये अडोप्ट किया। तो इंडिया 5th कंट्री थी जिसने करेंसी अडोप्ट की है। डिमोनेटाइजेशन आप सब जानते हैं, हम सब इससे गुजरे हुए हैं। जो भी नोट चलता रहता है उसको बंद कर देना डिमोनेटाइजेशन कहलाता है। प्रचलित मुद्रा के बंद करने, उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करना डिमोनेटाइजेशन कहलाता है। रिसेंटली 8 नवंबर 2016 में हुई थी, इसकी डेट बहुत आती है एग्जाम्स में। 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ था। डिजिटल करेंसी CBDC, डिजिटल करेंसी होती है जो अपने मोबाइल में करेंसी होती है, आप कह सकते हो टाइप की क्रिप्टो करेंसी टाइप में होती है ये, जो अपन सिर्फ मोबाइल से यूज लेते हैं, मोबाइल से काम करते हैं, वो CBDC करेंसी होती है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। RBI द्वारा नवंबर दिसंबर 2022 में स्टार्ट की, कंट्रोल और सेंट्रलाइज बाय ओनली RBI। इसको RBI कंट्रोल और सेंट्रलाइज करती है। CBDC डिजिटल करेंसी। RBI का दूसरा फंक्शन है, RBI इज रेगुलेटिव बॉडी ऑफ बैंक्स को रेगुलेट RBI करता है, तो RBI को रेगुलेट बॉडी बैंक्स कह सकते हैं। RBI इज बैंक ऑफ बैंक्स, जितने भी बैंक है उनका बैंक है RBI। सारे बैंक्स को रेगुलेट करने का काम RBI है। लाइसेंस, जितने भी बैंक होते हैं उनको लाइसेंस प्रोवाइड RBI करेगा। 10 लेंडर ऑफ लास्ट रेजोर्ट, इसका मतलब होता है जितने भी बैंक्स होते हैं उनको लास्ट में कहीं भी घूम के आ जाओ उनको लोन देगा तो RBI देगा। RBI के पास इतना पैसा है कि जितने भी बैंकों को लोन की जरूरत पड़ेगी तो अपन तो लोन बैंक से लोन ले सकते हैं। लोन बैंक कहाँ से ले, लोन बैंक को पैसे जरूरत है तो बैंक कहाँ से लेगा लोन, तो बैंक लोन लेगा RBI से। तो लेंडर ऑफ लास्ट रेजोर्ट, अंतिम ऋणदाता, तो बैंक अंतिम ऋणदाता होता है, लास्ट में बैंक लोन दे, RBI बैंक को लोन देगा। गवर्नमेंट की तीसरा फंक्शन है गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में। RBI गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में काम करता है। गवर्नमेंट का बैंक RBI है, अपना बैंक तो बैंक होता है, लेकिन गवर्नमेंट का बैंक कौन है, तो गवर्नमेंट का बैंक RBI है। गवर्नमेंट को कोई पैसा चाहिए तो RBI उसको पैसा प्रोवाइड करवाती है। RBI द्वारा गवर्नमेंट के लिए उधार ऋण लोन प्रोवाइड किया जाता है। प्रोवाइड मनी टू गवर्नमेंट इज द एसेंशियल वर्क ऑफ गवर्नमेंट ऑफ RBI। सिक्योरिटीज़ 2 टाइप की होती है, एक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़, एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ वो होती है जो 1 साल से कम के लिए दी जाए, और लॉन्ग टर्म होती है जो मोर देन 1 ईयर के लिए दी जाए। सिक्योरिटी में हम बोल सकते हैं T-बिल्स, ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं, और मोर देन और लॉन्ग टर्म में क्यों होती है एज सिक्योरिटी, सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है जी सिक्योरिटीज़। फिर होता है फॉरेक्स रिजर्व। ये सिक्योरिटीज का मतलब ये है जब गवर्नमेंट RBI से लोन लेती है तो बदले में सिक्योरिटीज रखती है। ये नहीं कि आई पैसा लिया चल दी, नहीं, बाकायदा एक प्रोसेस होता है।
वो पैसा लेके जाएगी, बदले में सिक्योरिटीज़ देके जाएगी। तो सिक्योरिटीज़ में ये रखती है बदले में, शॉर्ट टर्म में ट्रेजरी रखती है और लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखती है। तो ये उधार रख के जाएगी, गिरवी रख के जाएगी, उसके बाद RBI बैंक गवर्नमेंट को लोन देगा, ऐसे नहीं देगा। कुछ केसेस में ऐसे भी दे देता है, वो हम आगे बढ़ेंगे। फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व में आता है फॉरेन करेंसी, गोल्ड, SDR और ट्रांच, ये सब फॉरेक्स रिजर्व में आते हैं। SDR में हम पढ़ेंगे स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, IMF की करेंसी और पेपर करेंसी, ये सब फॉरेक्स रिजर्व में होते हैं। आप जब भी इनका नाम आ जाए तो आप याद रखिएगा, ये फॉरेक्स रिजर्व होती है। गोल्ड अपना रिजर्व है, जो फॉरेक्स रिजर्व होता है अपन बाहर विदेश में कोई भी काम, कोई भी अपन चीज़ विदेश में खरीदनी है तो अपन इंडियन रुपीज़ में नहीं कर सकते। उसके लिए अपन को या तो फॉरेन करेंसी चाहिए, भाई आपको कोई सामान बाहर से विदेश से इंपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको या तो डॉलर चाहिए, या गोल्ड चाहिए, या SDR चाहिए, या ट्रांस चाहिए, इनमें से आपको चाहिए होगा। आप उसे इंडियन करेंसी में डील नहीं कर सकते। तो SDR में स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं, IMF की करेंसी होती है, पेपर करेंसी होती है। या SDR की वहाँ की अलग करेंसी होती है जो चलती है, और अपने इसमें फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर, जो डॉलर में ट्रेड कर सकते हैं। या फिर अपन नेपाल से कर रहे हैं तो येन ले लो, जापान से कर रहे हैं तो येन ले लो, यूरोप से कर रहे हैं तो यूरो ले लो। तो फॉरेन करेंसी जिस कंट्री से अपन डील कर रहे हैं उस कंट्री की करेंसी ले लो। या गोल्ड एक ओवरऑल करेंसी है, आप कोई सी कंट्री के साथ यूज ले सकते हो। एक्सचेंज रेट डिसाइड करना, ये RBI का फिफ्थ वर्क है, एक्सचेंज रेट डिसाइड करना। देश की करेंसी का फॉरेन करेंसी के सामने एक्सचेंज रेट का ज़्यादा फ्लक्चुएट करने पर RBI इसे कंट्रोल करता है। देश की करेंसी मतलब अपनी जो इंडियन करेंसी है, और फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर। तो डॉलर के सामने अपने इंडिया की रेट एक रुपये कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, भाई डॉलर महंगा हो गया, रुपया सस्ता हो गया। इसको फ्लक्चुएट करने का जो वर्क है वो RBI का है, उसको RBI कंट्रोल करेगी। RBI नहीं होगी तो डॉलर बढ़ता जाएगा, रुपया गिरता जाएगा। रुपये को कंट्रोल करने का काम RBI का है। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज़, चेक क्लियर करने का हिसाब किताब RBI द्वारा होता है। पर जितने चेक क्लियर होते हैं उनका हिसाब किताब सब RBI करता है, वो सारा वक्त RBI के पास होता है। मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी, जितने भी लिक्विडिटी होती है उसका मैनेजमेंट RBI करता है। वो कैसे करता है, इसके दो ऑप्शन है, एक मॉनेटरी पॉलिसी, एक फिस्कल पॉलिसी। भाई मॉनेटरी पॉलिसी दो, फिस्कल पॉलिसी दो चीज़ें। मॉनेटरी पॉलिसी RBI लागू करता है और फिक्सल पॉलिसी गवर्नमेंट करती है। दोनों का वर्क एक ही है, दोनों का काम है क्रेडिट कंट्रोल करना, मार्केट में जो पैसा चल रहा है उसको कंट्रोल करना। मार्केट में कितना पैसा गया, कितना आना, वापस लेना देना, ये सब चीज़ फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में आती है। मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा RBI लागू करेगा और फिस्कल पॉलिसी हमेशा गवर्नमेंट लागू करती है। जहाँ भी फिस्कल पॉलिसी आ जाए ध्यान रखना गवर्नमेंट का प्लान है, और मॉनेटरी पॉलिसी RBI का प्लान है। और फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है ये हम कल क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।